नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली वन लाइनर्स फॉर एग्जाम्स 5 अगस्त 2022। आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहला फेडरल बैंक। फेडरल बैंक इंडिया का पहला बैंक बना है टू लिस्ट इट्स पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म ऑन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स टीन 2.0 प्लेटफॉर्म। देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का टीन प्लेटफॉर्म के बारे में आपने सुना होगा। टीन का फुल फॉर्म है टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क। बेसिकली ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है इनकम टैक्स को कलेक्ट करने का, प्रोसेस करने का, मॉनिटर करने का। ठीक है, इसमें बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इसमें आपको टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन सब कुछ मिल जाएगा। और टीन को सेटअप किया था प्रोटीन ई-गव टेक्नोलॉजीज करके एक कंपनी। ठीक है, तो फेडरल बैंक अपना पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म ये टीन प्लेटफॉर्म में इंट्रोड्यूस किया है। अब पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म क्या आप सबको मालूम होगा। आप सब कई सारे वेबसाइट्स में आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग यूज करके पेमेंट करते होंगे ना। तो अलग अलग बैंक्स अपना पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करते हैं, मतलब उनके गेटवे के थ्रू आपका पेमेंट हो जाए। और ये पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करने के लिए बैंक्स चार्ज भी करते हैं। एक एग्जांपल मैं बोलूंगा, आप IRCTC से ट्रेन टिकट बुक किया होगा कभी। अगर आपका टिकट वेटिंग लिस्ट रह जाता है तो ऑब्वियस बात है इंडियन रेलवेज जो है आपको पैसे रिफंड करते हैं। पर आपने कभी नोटिस किया है, आपको पूरे पैसे रिफंड नहीं करते हैं, कुछ परसेंटेज कट जाता है। देखिए, वैसे कटना नहीं चाहिए ना, क्योंकि देखिए आपने टिकट बुक किया और इंडियन रेलवे आपको टिकट नहीं दे पाया, वेट लिस्ट रह गया। वेट लिस्ट मतलब आप ट्रेन पर चढ़ नहीं सकते, तो वो पूरे पैसे वापस देना चाहिए ना। पर वो पूरे पैसे हमें मिलते नहीं है। एक्चुअली IRCTC हमसे वो पेमेंट गेटवे चार्जेस है ना वो लेते हैं, क्योंकि आपने जब पेमेंट किया होगा वो किसी ना किसी बैंक का गेटवे से किया होगा, तो वो चार्ज हो चुका है, उन्होंने अपना काम कर चुका है। ठीक है, तो वो पैसे आपका कट जाएगा। ठीक है, वो एक मीगर अमाउंट रहता है, कुछ 2% 3% इतना ही रहता है। तो बेसिकली फेडरल बैंक का ये पेमेंट गेटवे से आप 3 प्लेटफॉर्म में पेमेंट्स कर पाओगे। ठीक है, क्रेडिट और डेबिट कार्ड से, UPI से, NEFT, RTGS से, इंटरनेट बैंकिंग से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगला है इंडिया एड्स 10 मोर रामसार साइट्स। रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड कंजर्वेशन के बारे में आपने सुना होगा। रामसार वैसे ईरान में एक सिटी है, उधर ही ये कन्वेंशन साइन हुआ था, इसलिए कन्वेंशन का नाम रामसार कन्वेंशन है। और इस कन्वेंशन के थ्रू जितने वेटलैंड्स नोटिफाई होता है उसे रामसार साइट्स बोलते हैं। ठीक है, नाउ इंडिया में अभी तक 54 रामसार साइट्स थे, वैसे 49 थे। करीब 1-2 हफ्ते पहले 5 रामसार साइट्स ऐड हुए थे, अब फिर से 10 और रामसार साइट्स ऐड हुआ है। तो अभी के हिसाब से इंडिया में रामसार साइट से 64, ध्यान दीजिएगा। और ये जो 10 न्यू साइट्स ऐड हुआ है, 6 तमिलनाडु में है, एक गोवा में, एक कर्नाटका में, एक मध्य प्रदेश में और एक ओडिशा में। एंड टोटल एरिया है 1,51,842.41 हेक्टेयर्स। तो इंडिया का टोटल वेटलैंड एरिया हो गया है 1.2 मिलियन हेक्टेयर्स। अब कौन कौन से वेटलैंड से एक बार चेक करते हैं। कूदनकुलम बेट सैंक्चुरी, गल्फ ऑफ मान्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व, वेम्बन्नूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वेल्लोड बर्ड सैंक्चुरी, वेडांतंगल बेट सैंक्चुरी, उदय मार्तांडपुरम बेट सैंक्चुरी, ये सारे तमिलनाडु में हैं। सतकोशिया गोर्ज इन ओडिशा, नंदा लेक इन गोवा, रंगनाथिट्टू बेट सैंक्चुरी इन कर्नाटका एंड सिरपुर वेटलैंड इन मध्य प्रदेश। देखिए, जितने वेटलैंड्स है 64 के 64 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वेटलैंड का नाम क्या है, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जामिनेशन में 100% पूछेंगे। वैसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ISRO का नेशनल वेटलैंड इन्वेंट्री एंड असेसमेंट के हिसाब से इंडियन वेटलैंड्स 4.63% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री है। ध्यान दीजिएगा, 4.63%। नाउ इंडिया में 19 टाइप्स ऑफ वेटलैंड्स है दोस्तों। अब ये टाइप्स ऑफ वेटलैंड्स क्या है, देखिए अलग अलग टाइप्स ऑफ वेटलैंड्स है। मैं आपको एक वेबसाइट सजेस्ट करूंगा इसके लिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल। ठीक है, इसमें मेजर वेटलैंड टाइप्स के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, ह्यूमन मेड लेक्स, रिवर फ्लड प्लेन्स, मार्शेस, ऑक्सबो लेक्स, एस्टुअरीज, स्वैम्स एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें पूरे डिटेल्स है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितने ऑफिशियल साइट्स है, इसमें जितने इंफॉर्मेशन है वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में हमेशा इसी बेसिस पर पूछेंगे आपसे क्वेश्चन। नाउ इंडिया में सबसे ज्यादा वेटलैंड एरिया है गुजरात में, फॉलोड बाई आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। अब देखिए दोस्तों, ये जो 10 रामसार साइट्स अभी नोटिफाई हुआ है, सारे के बारे में आपको एक बार गूगल सर्च करना है, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स सारे साइट्स के बारे में आपको मिल जाएगा। क्योंकि देखिए एग्जामिनेशंस में आपसे हमेशा इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, जितना टफ लेवल का एग्जाम होगा उतना इनडायरेक्ट आपसे सवाल पूछेंगे। तो आपको सारे एरियाज के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन
मालूम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल नंदा लेक इन गोवा, देयर फ्रेश वाटर मार्शेस है दैट ले एडजेसेंट टू वन ऑफ द मेजर रिवलेट्स ऑफ जुआरी रिवर। देखिए गोवा का एक इंपॉर्टेंट रिवर है जुआरी रिवर। जुआरी रिवर का वन ऑफ द मेजर रिवलेट्स के पास में है नंदा लेक इन गोवा। रिवलेट्स का मतलब क्या होता है? देखिए स्मॉल स्ट्रीम ऑफ वाटर, जैसे कि वाटर कैनाल वगैरह है ना, वो सबको आप रिवलेट्स बोल सकते हो, ठीक है। फिर देखिए सतकोशिया गोर्ज जो ओडिशा में नोटिफाई हुआ है, उसके बारे में बताया है, महानदी रिवर के पास में है दोस्तों ओडिशा में। वैसे सतकोशिया एक टाइगर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और सतकोशिया का एक इंपॉर्टेंस ये है, इट इज़ द मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 बायो जियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया में टोटल 10 बायो जियोग्राफिक रीजन्स है, वो सबके बारे में हम पहले डिस्कस किया है, ठीक है। उसमें से डेक्कन पेनिनसुला एंड ईस्टर्न घट्स का मीटिंग पॉइंट में है दोस्तों ये सतकोशिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, और उधर इमेंस बायोडाइवर्सिटी। ये देखिए दोस्तों, ये है इंडिया का 10 बायो जियोग्राफिक रीजन्स, ट्रांस हिमालय, डेसर्ट, सेमी एरिड, वेस्टर्न घट्स, डेक्कन पेनिनसुला, गैंगेटिक प्लेन्स, कोस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड आइलैंड्स। और एक इंफॉर्मेशन है, रामसर कन्वेंशन को एस्टैब्लिश किया था यूनेस्को in Ramsar city, Iran on February 2, 1971 and it came into force in 1975. इंडिया कब साइन किया ट्रीटी में? February 1, 1982 में। अगला है श्वेता सिंह अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर इन पीएमओ। इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर श्वेता सिंह को अपॉइंट किया है एज ए डायरेक्टर इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। श्वेता सिंह 2008 बैच का आईएफएस ऑफिसर है। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट ने श्वेता सिंह का अपॉइंटमेंट को अप्रूव किया फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ अ ज्वाइनिंग। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के बारे में आपने सुना ही होगा दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के जो इमीडिएट स्टाफ है और मल्टीपल लेवल्स ऑफ सपोर्ट स्टाफ रहते हैं प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को हेड करता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी, करंटली प्रमोद कुमार मिश्रा जी है। पीएमओ ओरिजिनली सेटअप हुआ था 1947 में आज प्राइम मिनिस्टर्स सेक्रेटरीट। प्राइम मिनिस्टर्स सेक्रेटरीट का नाम चेंज किया आज प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इन 1977। अगला है चबहार डे ऑब्जर्व। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज चबहार डे ऑब्जर्व किया है मुंबई में टू मार्क द चबहार लिंक टू इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कनेक्टिंग सेंट्रल एशियन मार्केट्स। सबसे पहले इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में, ये बेसिकली एक कॉरिडोर है टू इंक्रीज ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रशिया। केवल इंडिया और रशिया नहीं है, उसके बीच में जितने सेंट्रल एशियन कंट्रीज आते हैं उन सबके बीच में ट्रेड इंक्रीज होगा इस कॉरिडोर से। ट्रेड रूट है टोटल 7200 किलोमीटर का। इसमें मल्टी मोड नेटवर्क है दोस्तों, रोड से, शिप से, रेलवे से। तो बेसिकली दिस रूट कनेक्ट्स इंडिया एंड रशिया थ्रू ईरान एंड अजरबैजान। इधर देखिए दोस्तों, इधर आपको मुंबई दिख रहा है, ठीक है। मुंबई से ईरान, ईरान में चबहार पोर्ट है, ये बात आपको मालूम होगा। फिर ईरान से अजरबैजान, अजरबैजान से मॉस्को, फिर सेंट पीटर्सबर्ग। तो बेसिकली इंडिया एंड रशिया के बीच में इधर कनेक्शन बन रहा है। तो इस कॉरिडोर से इंडिया एंड रशिया के बीच में जो कैरियज कॉस्ट है वो 30% तक रिड्यूस होगा, और जो ट्रांसिट टाइम है वो 40 दिन से 20 से कम दिनों में हो जाएगा। नाउ रशिया, इंडिया और ईरान फाउंडिंग मेंबर्स है इस कॉरिडोर का, एंड एग्रीमेंट साइन हुआ था 2002 में। अभी के हिसाब से 13 मेंबर स्टेट से आईएनएसटीसी प्रोजेक्ट में इंडिया, ईरान, रशिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, बेलारूस, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, टर्की, सीरिया, यूक्रेन। तो जितने कंट्रीज को इस कॉरिडोर से हेल्प मिलता है दोस्तों, वो सारे अभी मेंबर स्टेट्स है। बल्गेरिया भी है, एक ऑब्जर्वर स्टेट है, एंड बाल्टिक कंट्रीज लाइक लाटविया एंड एस्टोनिया हैव आल्सो एक्सप्रेस्ड विलिंगनेस टू जॉइन द आईएनएसटीसी। देखिए अगर कोई भी कंट्री का ट्रेड इजीली हो जाएगा, एक अच्छा कॉरिडोर मिल जाएगा, तो कोई भी कंट्री ज्वाइन करना चाहेंगे। तो जितने कंट्रीज इस कॉरिडोर के आसपास में हैं वो सारे इसमें मेंबर्स हैं या फिर बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो न्यूज़ क्या आया है, चबहार पोर्ट को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर दैट इज आईएनएसटी से कनेक्ट किया है। चबहार पोर्ट इज ए की पिलर ऑफ इंडिया पैसिफिक विजन टू कनेक्ट यूरेशिया विद द इंडियन ओशन रीजन। देखिए दोस्तों, चबहार पोर्ट से इंडिया को काफ़ी मदद मिलेगा। बेसिकली चबहार पोर्ट का जो स्ट्रैटेजिकल लोकेशन है यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें यूरेशिया, सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करना है, वो भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे कंट्रीज़ को बाईपास करके, तो चबहार पोर्ट हमें बहुत हेल्प करेंगे। वैसे आपको पता होना चाहिए चबहार पोर्ट का डेवलपमेंट के लिए इंडिया करीब $8 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था। अगला है आंध्र प्रदेश टॉप्स एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स। सबसे पहले एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड या फिर एग्री इंफ्रा फंड के बारे में।
पैन इंडिया सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, लॉन्च्ड इन द ईयर 2020। क्या होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम? 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम होगा, फंडिंग भी 100% सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा। और एक होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, वो क्या होता है? स्कीम रहेगा सेंटर का, पर इंप्लीमेंट करना है स्टेट गवर्नमेंट्स को। फंड शेयरिंग भी रेशियो बेसिस पे होगा, कुछ परसेंटेज सेंट्रल लेंगे, कुछ परसेंटेज स्टेट्स को भी लेना है। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का एम क्या है? टू प्रोवाइड ए मीडियम लॉन्ग टर्म डेट financing facility for investment in viable projects for post harvest management infrastructure and community farming assets। बस इतना ही समझ लीजिए दोस्तों, एग्रीकल्चर से रिलेटेड या फिर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, उसके लिए लॉन्ग टर्म डेट financing फैसिलिटी होगा इस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से। इसका ड्यूरेशन है 13 ईयर्स तक, बेसिकली फिनेंशियल ईयर 2020 से फिनेंशियल ईयर 2032 तक। तो किस किस को इस स्कीम के थ्रू लोन मिल जाएगा? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ को, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस, सेल्फ हेल्प ग्रुप फार्मर्स, मल्टीपर्पस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, एग्री एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स, एग्रीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एंड सेंट्रल स्टेट एजेंसी और लोकल बॉडी स्पॉन्सर्ड PPP प्रोजेक्ट। तो देखिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स को लोन दिया जाता है, तो इसे एक एक ग्रुप जो है लोन ले सकता है। टोटल 1 लाख करोड़ का अलोकेशन है दोस्तों, ठीक है। एलिजिबल बेनिफिशियरीज को ये 1 लाख करोड़ में से लोन मिल जाएगा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। नाउ इस स्कीम के थ्रू जो लोन्स लेगा ना, उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन होगा 3% पर एनम का। तो कहने का मतलब ये है, ये 100% इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं है, नॉर्मल बैंक इंटरेस्ट आपसे लिया जाएगा, पर हर साल आपको 3% का सब्सिडी क्रेडिट होगा। मतलब अगर मान लीजिए आपसे 10% इंटरेस्ट ले रहा है, इंटरेस्ट तो लेगा, पर एट द एंड ऑफ द ईयर 3% आपको रिफंड करेंगे, रीइंबर्स करेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन। तो न्यूज़ क्या आया है? आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा यूटिलाइज किया है एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स को। तो इन्होंने एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा ही एम्फेसिस दिया और रूरल लेवल में एक्सटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करवाया। फाइनल न्यूज़, स्वीडन फिनलैंड ज्वाइनिंग नाटो विद मेजोरिटी वोट्स। देखिए आप सबको पता होगा स्वीडन एंड फिनलैंड नाटो ज्वाइन करने वाला है। कोई भी नए कंट्रीज को अगर नाटो ज्वाइन करना है तो सारे जो एक्सिस्टिंग मेंबर स्टेट्स है उनका अप्रूवल की जरूरत है। वैसे मैक्सिमम मेंबर कंट्रीज स्वीडन एंड फिनलैंड को वेलकम किया था, केवल टर्की थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट किया था स्वीडन में जो कुर्द पॉपुलेशन है उनको लेके, ठीक है। पर अभी टर्की भी मान लिया है कुछ कंडीशंस के साथ। तो अभी न्यूज़ ये आया है दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स का जो सेनेट है उन्होंने भी फिनलैंड एंड स्वीडन का जो प्रपोजल है नाटो ज्वाइन करने का उसे अप्रूव किया है। 95-1 वोट में ये रेजोल्यूशन पास भी हो गया, ठीक है। नाउ बिसाइड्स अप्रूविंग 2 कंट्रीज मेंबरशिप, द सेनेट आल्सो अप्रूव्ड एन अमेंडमेंट दैट कॉल्स फॉर नाटो मेंबर्स। देखिए नाटो में कई सारे प्रोविजंस है दोस्तों, बेसिकली सारे मेंबर कंट्रीज को फॉलो करना होता है। उसमें एक है टू स्पेंड ए मिनिमम ऑफ 2% ऑफ द GDP ऑन डिफेंस। सारे मेंबर कंट्रीज को उनके GDP का 2% डिफेंस के लिए स्पेंड करना है, और डिफेंस के लिए जितने पैसे स्पेंड करता है उसके 20% नेसेसरी इक्विपमेंट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्पेंड करना है। ये पहले नहीं था, अभी ये अमेंडमेंट आया है। ये अमेंडमेंट भी US सेनेट ने अप्रूव किया है। मतलब जितने भी अमेंडमेंट्स आएगा ना उसके लिए सारे मेंबर कंट्रीज का अप्रूवल की जरूरत है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो नाटो का नया अमेंडमेंट है, सारे मेंबर कंट्रीज को 2% ऑफ GDP स्पेंड करना है ऑन डिफेंस, एंड डिफेंस बजट में 20% को नेसेसरी इक्विपमेंट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्पेंड करना है। वैसे नाटो के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स, एक मिलिट्री अलायंस है एस्टैब्लिश्ड बाय द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, जिसे वाशिंगटन ट्रीटी भी बोलते हैं। अप्रैल 1949 को ये हुआ था बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड सेवरल वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस टू प्रोवाइड कलेक्टिव सिक्योरिटी अगेंस्ट द सोवियत यूनियन। तो सोवियत यूनियन के अगेंस्ट एक कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए US, कनाडा और वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस जो अटलांटिक ओशन के पास में है, उन्होंने नाटो क्रिएट किया था। आप ही के हिसाब से 30 मेंबर स्टेट्स है दोस्तों। ओरिजिनल मेंबर्स कौन कौन थे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड्स, नॉर्वे, पोर्चुगल, UK एंड यूनाइटेड स्टेट्स, इतने ओरिजिनल मेंबर्स थे। बाद में बाकी सारे मेंबर्स का एडिशन हुआ था। हेडक्वार्टर्स है ब्रसल्स, बेल्जियम में, एंड नाटो का अलाइड कमांड ऑपरेशंस का हेडक्वार्टर है मॉन्स, बेल्जियम में। नाउ आपसे एक सवाल है दोस्तों, मैंने आपको बोला नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी या फिर वाशिंगटन ट्रीटी से एस्टैब्लिश हुआ था। अब ये वाशिंगटन ट्रीटी में एक आर्टिकल है, वो आर्टिकल में कलेक्टिव डिफेंस के बारे में लिखा हुआ है। क्या होता है कलेक्टिव डिफेंस? कलेक्टिव डिफेंस का मतलब होता है
अगर नाटो मेंबर्स में कोई भी एक कंट्री में अटैक होता है तो ऐसा माना जाएगा पूरे कंट्रीज के ऊपर अटैक हुआ और वो कलेक्टिवली अटैक करेंगे या फिर कलेक्टिवली डिफेंड करेंगे। तो आपको ये आर्टिकल नंबर बताना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल बहुत न्यूज में आया था। और आपको ये भी बताना है नाटो ये कलेक्टिव डिफेंस वाला जो प्रिंसिपल है उसे पहली बार कब यूज किया था। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।